गॉड अब बस भी करो यार। ओह गॉड मेरी चीक्स में दर्द होने लगा हंसते हंसते। अरे अभी कहाँ, अभी तो मेन स्टोरी बाकी है। तुझे पता है मैंने जब उसको बोला कि तेरे हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है, तो बोलती है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी फॉरेन सेटअप के साथ। अच्छा तो फिर तूने पूछा नहीं कि उस बिजनेस का बड़ा सा बंगला कहाँ है? पूछा ना, यू डोंट बिलीव, जरूरी काम का बहाना बनाकर निकल गई। पता है एकदम बेंजी टाइप लग रही थी, कपड़े देखकर लग रहा था कि किसी लोकल मार्केट से खरीदे हो। माय गॉड सोनिया और लोकल कपड़े, सच में यार अब तो मेरा भी मन कर रहा है उससे मिलने का। हाँ तो मिलते हैं ना, रुको अभी कॉल करती हूँ उसे। इतना कहकर रुशाली ने अपनी पुरानी दोस्त सोनिया का नंबर अपने मोबाइल पर डायल कर दिया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जब सोनिया ने फोन नहीं उठाया तो उसने गुस्से से कहा, सच में यार ये सोनिया बड़ी चालाक है। अरे कितने भी चालाक हो हमसे नहीं जीत पाएगी, तू टेंशन ना ले, मैं पता लगाती हूँ उसके बारे में, अब तो इसे एक्सपोज करके ही रहेंगे। ये है मायशा, रुशाली और विशाखा जो अपने कॉलेज के टाइम की दोस्त सोनिया के बारे में बात कर रही है। दरअसल ये तीनों हमेशा से सोनिया से जलती थी, क्योंकि सोनिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। सोनिया के एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की ये तीनों कभी बराबरी नहीं कर पाई। दूसरी तरफ सोनिया भी अपने कॉलेज टाइम में अमीरी के नशे में चूर थी और अपनी महंगी चीजों को शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद था। सच में यार सोनिया मान गए तुझे, ये कार पूरे शहर में सिर्फ तेरे पास है। हाँ तो आई डिजर्व द बेस्ट, पापा को पहले ही बोल दिया था मैंने, तो उन्होंने सीधे कार कंपनी से बात करके मेरे लिए ये फर्स्ट पीस ऑर्डर कर दिया। रियली इट्स ऑसम, चलो ड्राइव पर चलते हैं। क्या इसमें जाओगी और वो भी ऐसे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम तीनों बहुत ही एवरेज लग रही हो और मेरी इस लग्जरी कार में बैठने के लिए तुम तीनों को स्पेशल दिखना होगा, समझी? ओहो सोनिया ये ज्यादा हो गया, चल ना अब ऐसा करते पहले सलून ही चलते हैं। लेकिन सलून से पहले तुम लोगों को बेहतर कपड़े भी दिलाने होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम तीनों ये थर्ड क्लास स्टफ कैरी कैसे कर लेती हो। सोनिया हमेशा ऐसा ही करती थी और उसकी ये तीनों सहेलियां सब कुछ समझते हुए भी उसके साथ ही रहती थी, क्योंकि सोनिया के साथ उन्हें भी लग्जरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता था। हालांकि दिल ही दिल में तीनों सोनिया से नफरत करती थी। और फिर सोनिया यार अमीर तो हमारे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन तेरे पेरेंट्स की बात ही कुछ और है। सच में क्या वो कभी तुझसे तेरे खर्चों को लेकर कुछ नहीं पूछते? पूछते हैं बट मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करती। बस मैं वो करती हूँ जो मुझे करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। सही है, लेकिन सोनिया जस्ट सपोज अगर तेरी शादी इतने अमीर घर में नहीं हुई तो तू कैसे मैनेज करेगी? अरे ऐसे कैसे, मेरे पापा बिजनेस टाइकून है और मैं उनकी इकलौती बेटी, तो वो मेरे लिए खुद से बेहतर ही किसी को ढूंढेंगे। तो तू अरेंज मैरिज करेगी क्या? अब वैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में, अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे मेरे लायक लगे। सोनिया की ये सोच तब बदली जब वो विनेश से मिली। विनेश उसके पापा की कंपनी में जॉब करता था और बहुत ही मेहनती और डिसेंट लड़का था। जहां सारे लड़के सोनिया के दीवाने थे तो अकेला विनेश ऐसा था जिसने सोनिया को देखकर भी अनदेखा कर दिया, और ये बात सोनिया के ईगो को हर्ट कर गई। और फिर एक दिन, व्हाट इज दिस विनेश, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके उन मैसेजेस का रिप्लाई करना मेरे वर्क प्रोफाइल में नहीं आता मैम। नाउ एक्सक्यूज मी। नो यू कांट गो जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते। बताओ मुझे विनेश, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं खूबसूरत नहीं? देखिए मैम आप बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा आपको पसंद करने या ना करने जैसी कोई सिचुएशन मुझे क्रिएट ही नहीं करनी है, क्योंकि आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। ओह फॉरगेट दिस ऑल शिट, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। विनेश सोनिया का जुनून बन चुका था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय अपने पिता के। उसने विनेश से शादी करने की जिद पकड़ ली। कई दिनों तक चली बहस के बाद आखिरकार उसके और विनेश के रिश्ते के लिए सोनिया के पिता मान गए और उन्होंने विनेश को भी तैयार कर लिया। अब सोनिया बहुत खुश थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे वो बिल्कुल अनजान थी। देखो विनेश, तुम्हारे लिए मैं सिंपल कोर्ट मैरिज के लिए एग्री हो गई, लेकिन अब बस बहुत हो गया। हमें क्या जरूरत है इतनी गरीबी में रहने की? पापा ने ऑलरेडी मेरे नाम पर 2 फ्लैट्स लिए हुए हैं, हम वहां चलते हैं ना? और सुनो, यहाँ से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पहले से ही सब कुछ है। नहीं सोनिया, तुमसे शादी के लिए मैं ऐसी शर्त पर राजी हुआ था कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं लूंगा और तुम्हें मेरे घर में मेरे परिवार के साथ मेरे घर की आदर्श बहू बनकर रहना होगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, फैसला तुम्हारा है।
मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती हो या फिर मेरे बिना अपने आलीशान फ्लैट्स में? सोनिया विनेश के छोटे से घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन विनेश से दूर भी नहीं रह सकती थी। उसने विनेश को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना तो अपना घर छोड़ने को तैयार हुआ और ना ही अपने परिवार को। हारकर सोनिया को ही एडजस्ट करना पड़ा। उसने घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमेशा नौकरों पर निर्भर रहने वाली सोनिया अब अपने ससुराल में घर के काम भी करने लगी, और ये सब सिर्फ विनेश की खातिर। विनेश भी सोनिया में आए इस बदलाव से बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन अचानक सोनिया की मुलाकात उसकी पुरानी सहेली रुशाली से हो गई, जिसके बाद से रुशाली, मायशा और विशाखा तीनों सोनिया की खोजबीन में लग गई। और फिर सोनिया, आज पकड़ ही लिया तुझे हमने। अरे तुम तीनों यहाँ अब कैसी हो? हम तो बहुत अच्छे हैं, पर तुझे क्या हुआ? पहले बिना बताए बिना बुलाए शादी कर ली, और फिर उस दिन मिली तो बहाना बनाकर निकल गई। फिर मेरा फोन भी पिक नहीं किया तूने। अब वो मैं बस वो अरे कोई बात नहीं। अच्छा तो ये हुआ कि आज ही मिल गई, अब ये कोई बहाना नहीं बना पाएगी। चल जल्दी से बता तूने गाड़ी कहाँ पार्क की है? सब तेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर गप्पे मारेंगे। अब नहीं, वो मैं कैब से आई थी और मेरा घर वो तो बहुत दूर है यहाँ से। अब फिर कभी प्लान करते हैं। अरे ऐसे कैसे? आज हम तीनों फ्री हैं, तो तेरे घर तो चल के रहेंगे, और गाड़ी में लाई हूँ ना। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मौसम देखकर लगता है कि बढ़िया बारिश होगी आज, तो इसी बहाने तेरे कुक के हाथों के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय भी हो जाएगी। सोनिया अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी तीनों सहेलियों को अपने ससुराल लेकर जाना ही पड़ा, जो उस जगह से ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाके में था। रास्ते में तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश के बीच ही सोनिया तीनों को लेकर अपने घर पहुंची, जो उसके शादी से पहले के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता था, जिसे देखकर शिट, ये है तेरा ससुराल? ओहो, इट्स तो सैड यार। सोनिया, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो हमसे बोल देती, हम तेरे लिए कुछ कर देते। हाँ बिल्कुल, चल कोई नहीं, अब यहाँ तक आई गए तो अंदर चलकर भी देख ही लेते हैं। इसके बाद सोनिया उन तीनों को लेकर घर के अंदर गई, और फिर अब तुम तीनों भीग गई हो, ये लो मेरे कपड़े, अंदर चेंज कर लो, तब तक मैं चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। क्या तू बनाएगी? अरे हाँ, जब घर के यह हाल है तो कोई नौकर कैसे होगा। लेकिन ये कपड़े, सोनिया तू ये कपड़े पहनती है? सॉरी बट हम तो ये नहीं पहन सकते, अब हम ऐसे ही ठीक है। सोनिया अच्छे से समझ रही थी कि उसकी तीनों सहेलियां उसके साथ क्यों आई हैं और क्या करना चाहती थी, लेकिन वो चुप रही और फिर चाय पीते हुए, चाय तो बढ़िया है और पकौड़े भी, लेकिन जीजा जी कहाँ हैं? किसी बिजनेस ट्रिप पर गए क्या? अब सोचा तो था कि उनसे मिलकर जाएंगे, बट अब ये सब देखकर तू रह नहीं दे। सच में यार सोनिया, तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या थी तू और क्या हो गई? आहा, चलो अब क्या हुआ, कैसे हुआ ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना तो बता दे कि आगे क्या सोचा है तूने। आगे सोचा ये है कि अब बस और कोई झूठ नहीं बोलना है मुझे। देखो मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आई हो, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ हूँ और जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुझे वो मिला जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे पति और परिवार का प्यार, और जीने का सही सलीका भी मैंने यहीं आकर सीखा है, जो शायद अब तुम तीनों को भी सीख लेना चाहिए। और अगर तुम लोगों को यहाँ कोई दिक्कत है तो चाय और पकौड़े तो खत्म हो ही चुके हैं, यू कैन लीव। इस बार सक पकाने की बारी तीनों सहेलियों की थी, जो वाकई लाख कोशिश करके भी सोनिया को नीचा नहीं दिखा पाई, क्योंकि अब उनके सामने वो सोनिया थी ही नहीं जिसे वो जानती थी। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं।
और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।